कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम बैक टू द चैनल. डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो आरटीआई एक्ट की सीरीज चल रही है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 16. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है ना, तो ये सेक्शन ना आपको यूं समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने बात समझी थी सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में. कुछ याद आया? वही उसी के रिलेटेड आज हम टेन्योर समझेंगे सेक्शन 16 में. स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. कौन सा कमिश्नर? यस, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में. बात यहाँ पर भी सेम है. गवर्नमेंट ने जो टाइम प्रिस्क्राइब करा है प्लस जल्दी बताना कितने इयर्स की एज? यस, 65 इयर्स की एज. इन दोनों में से जो टाइम पहले पूरा हो जाएगा, क्या मान लिया जाएगा? क्या पूरा हो गया? टेन्योर पूरा हो गया. अब ना मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ, आप ही लोग आंसर दोगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी है और टॉपिक को अच्छे से समझा भी है. तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए मुझको स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है. गवर्नमेंट ने टाइम प्रिस्क्राइब करा है 5 इयर्स का. एक तरफ ये 5 इयर्स है, ठीक. दूसरी तरफ मैंने 65 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं. मतलब मुझे 5 साल का टाइम दिया गया था, 2 साल ही अभी पूरे हुए हैं. अभी भी देखा जाए तो 3 साल पड़े हैं, लेकिन ये 3 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही मैंने 65 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली है. आप मुझे बताइए, क्या टेन्योर पूरा माना जाएगा? बेशक 3 साल अभी भी पड़े हैं. यस. क्यों माना गया है कि टेन्योर फिनिश? यस, क्योंकि 65 की उम्र पूरी कर ली है. एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कि 5 साल का टाइम दिया गया था, ये 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं अभी 65 इयर्स की नहीं हुई हूँ. मान लीजिए अभी मैं 60 इयर्स की ही हूँ. 65 इयर्स तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 5 साल का जो टाइम प्रिस्क्राइब था वो पूरा हो गया है. क्या टेन्योर कंप्लीट माना जाएगा? यस. तो समझ गए ना आप? या तो गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से अगर कुछ भी पहले पूरा हो गया तो मान लिया जाएगा कि टेन्योर पूरा हो गया एज अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. अब मुझे अब बताइए, अगर एक बार इस पोजीशन पर मेरा जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया है, क्या मैं दोबारा ये पोजीशन होल्ड कर सकती हूँ? से यस और नो? नो. तो ये भी आप समझ गए ना कि एक बार अगर ये पोजीशन से आपका टेन्योर खत्म तो दोबारा आप इसी पोजीशन पे फिर से नहीं आ सकते हो. क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की. सबसेक्शन 2 में बात करी गई है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की. किसकी बात करी गई है? हाँ जी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के टेन्योर के रिलेटेड. यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका भी टेन्योर जो है वो बिल्कुल सेम बात है. गवर्नमेंट ने जो टाइम प्रिस्क्राइब करा है प्लस 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले हो जाएगा मान लिया जाएगा कि टेन्योर पूरा हो गया है. अब आपको क्या लगता है, अगर मान लो मैं ना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ और मेरा ये पोजीशन का जो टेन्योर था वो फिनिश हो गया है, मैं दोबारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ? से यस और नो? नो. ठीक है, वो आप जानते हो कि अब दोबारा हम इस पोजीशन पे नहीं आ सकते. अब आप फिर सोच के बताना, मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, मेरा ये टेन्योर कंप्लीट, क्या अब मैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकती हूँ? से यस और नो? यस. तो इससे आप लोग क्या समझे कि एक बंदा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर था और वहां टेन्योर खत्म हो गया तो वो ये सेम पोजीशन दोबारा होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे ऊपर वाली जो पोजीशन है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाली, वो बन सकता है. एंड इसके लिए प्रोसेस वही रहेगा जो आपने ऑलरेडी पहले सेक्शन 15 में समझा था कि गवर्नर क्या करते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी की मतलब रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाते हैं, वो वाला प्रोसेस. ठीक. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी सबसेक्शन 2 में, ऐसे आप समझना. अब ये पॉइंट ना ऐसे है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर 3 इयर्स तक रही और मुझे क्या बना दिया गया है? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. अब 3 साल तक मैं ये रही हूँ, 5 साल मैक्सिमम थे, 2 साल मेरे अभी भी बचे हुए हैं.
ठीक है, 2 साल अभी भी बचे हुए हैं। अब हमें स्टेट इंफॉर्मेशन जो ये है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुझे बनाया जा रहा है, मैं कितने साल तक के लिए बन पाऊंगी? क्या पूरे 5 साल तक के लिए बन पाऊंगी? नहीं। कितने के लिए बन पाऊंगी? 2 साल तक के लिए ही। क्यों? क्योंकि इधर 3 साल पूरे कर चुकी हूँ, इधर अब 2 ही और कर पाऊंगी, क्योंकि टोटल 5 ही रहना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आप लोग आंसर दोगे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैं 2 साल तक रही हूँ, अब मुझे बना दिया गया स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आप मुझे बताइए, 2 साल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुकी हूँ मैं, अब मुझे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा रहा है, मैं कितने साल तक के लिए बन पाऊंगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? 3 इयर्स तक के लिए। क्यों? क्योंकि 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुकी हूँ मैं, 3 इधर बन पाऊंगी, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर एक बंदे को आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना पा रहे हो, तो दोनों का टोटल 5 इयर्स ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जितने साल इधर रिमेनिंग रह गए थे ना, बस उतना ही उधर पूरे कर पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती इधर मैंने 3 साल काम कर लिया है, इधर अब मैं पूरा 5 साल करूंगी। नहीं, इधर 3 कर रहा है ना, तो 5 में से 3 आप कर चुके हो ऑलरेडी करते काम, 2 साल ही बचे हैं। तो अगर अब आपको स्टेट चीफ इंश्योरेंस कमिश्नर बनाया जा रहा है, तो आप 2 साल के लिए बन पाओगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं एक लास्ट बार फिर एग्जांपल देती हूँ, अब आप लोग सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं आपको बोलूं कि फिलहाल मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर 4 साल तक के लिए रह चुकी हूँ, टेन्योर इधर से फिनिश हो गया और मुझे भेज दिया गया है कि आप बन जाइए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मैं कितने साल के लिए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट होल्ड कर पाऊंगी? 1 ईयर। क्यों? बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर 4 साल तक रह लिया है मैंने। अब अच्छे से क्लियर? आई होप कोई डाउट ना हो। गुड। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 बोलता है कि चलो जी, अगर आप लोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या आप लोग स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हो, तो बनने के बाद अब क्या करते हो? सबसे पहला काम क्या होगा? शपथ ली जाती है ना, ओथ ली जाएगी। किसके सामने? क्योंकि ये स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर गवर्नर के सामने शपथ ली जाएगी, या फिर गवर्नर द्वारा ही ऑथोराइज्ड किसी अथॉरिटी के सामने। ठीक है, तो ये मत भूल जाना, जब हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तब प्रेसिडेंट जी के सामने ली जाती है ओथ, जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नर के सामने ली जाएगी ओथ। क्लियर? सबसेक्शन 4 की बात करें, सबसेक्शन 4 बात करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के रिलेटेड। आप जानते होंगे रेजिग्नेशन एंड रिमूवल दोनों का मतलब अलग अलग है। रेजिग्नेशन मतलब मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? अपनी जॉब खुद छोड़ना, अपनी पोजीशन को खुद छोड़ना, वो रेजिग्नेशन है। इसके लिए क्या होगा कि मैं, क्योंकि हमें स्टेट की बात हो रही है, तो मैं गवर्नर को बताऊंगी, रिटर्न में अपना रेजिग्नेशन दूंगी, अपने साइन करके, अपना रीजन दे करके कि क्यों मैं ये पोस्ट छोड़ना चाहती हूँ। ठीक। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर रिमूवल के बारे में, मतलब कि आप खुद उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन आपको हटाया जा रहा है वहां से। तो यहाँ पर सेक्शन 17 जब हम आगे समझेंगे, उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है रिमूवल के लिए। ठीक। अब हम सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है कि चाहे वो स्टेट कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, क्या बोलूंगी मैं, सबसेक्शन 5 कहता है कि चाहे वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इन लोगों को सैलरी भी तो मिलेगी, इनको अलाउंसेस पे तो दिए जाएंगे। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देती है। ठीक है, लेकिन एक बात, अगर मेरे को बना दिया गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया, मेरे को बोले तेरे को ना हम ना 80,000 सैलरी देंगे, साथ में ना हम लोग तेरे को डीएनएस अलाउंस देंगे, ट्रैवल अलाउंस देंगे, हाउस अलाउंस देंगे। मैंने कहा बढ़िया है, मैं बन गई, ये पोजीशन पे मतलब आ गई मैं। अच्छा, बाद में मुझे क्या बोल रहे हैं? सॉरी, हाउस अलाउंस नहीं मिलेगा, सॉरी 80,000 सैलरी नहीं 70,000 मिलेगी। क्या अब ये बाद में ये चीज चलेगी? नहीं। तो मतलब बाद में ऐसा नहीं है कि आप बंदे का नुकसान कर दो, पहले कहो कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, ये अलाउंसेस मिलेगा, और बाद में आप लोग मूव कर जाओ, ये नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसेक्शन 5 में ना फ्रेंड्स एक और पॉइंट आता है, वो कहता है अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करता है।
कौन सी? अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। कहते कि इस अमेंडमेंट से पहले, देखो यार, अमेंडमेंट होने से पहले भी तो कुछ लोग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए होंगे ना, बोलो। हाँ जी। तो जो अमेंडमेंट से पहले अपॉइंट किए गए थे उनके लिए वो जो पुराने वाले रूल्स थे वो लागू ही रहेंगे। समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ? ओल्ड रूल्स किनके ऊपर लागू रहेंगे, जल्दी बताना। हाँ जी, जो अमेंडमेंट से पहले अपॉइंट किए गए थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। क्लियर? सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। सबसेक्शन 6 कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनको अपने अंडर भी तो स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। क्लियर? आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर। अच्छा, जो मैंने ये वाले पॉइंट्स समझाए थे, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी बार बार रिपीट करके कि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन बाय चांस डाउट आए तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 17 सेक्शन में अब हम लोग रिमूवल की बात करेंगे। किनके रिमूवल की? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिमूवल के रिगार्डिंग अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मान लीजिए पिंकू कौन है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या फिर टॉमो को लेके चलते हैं, वो कौन है? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ये लोगों को अगर रिमूव करना है तो किसके पास पावर है? अगर हम सेंट्रल की बात करते तो जल्दी बताना, फिर पावर किसके पास थी रिमूव करने की? यस, प्रेसिडेंट जी के पास। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव करने की पावर किनके पास रहेगी? पावर है गवर्नर जी के पास। किसके पास? गवर्नर के पास ये पावर होती है। लेकिन जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि प्रेसिडेंट जी डायरेक्टली रिमूव नहीं करते हैं। हाँ, कौन से कुछ केसेस होते हैं जहां पे करते हैं, इधर भी हम समझेंगे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नर जो है यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव नहीं करते, वो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या होगा फ्रेंड्स? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं। उनके इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट है वो गवर्नर को भेजी जाएगी। फिर उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही वो ये डिसाइड करते हैं गवर्नर कि इस बंदे को रिमूव करना है उसकी पोजीशन से या फिर नहीं। यहाँ पर ये है कि किसी को आप रिमूव क्यों करेंगे? अगर वो काम करने की उसके अंदर इनकैपेसिटी है आप, या मिसबिहेवियर हो, तो ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, ये चीज कहते हैं प्रूव होनी चाहिए। तो प्रूव कैसे होगी? इसीलिए तो जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है, वो इंक्वायरी करती है और एक रिपोर्ट बनती है। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही देखा जाता है कि रिमूव करना है पोजीशन से या फिर नहीं। सबसेक्शन 1 क्लियर? बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। इसमें सस्पेंड के रिलेटेड बताया गया है। देखिए, मान लीजिए पिंकू ही है, पिंकू स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड यहाँ पर बोला गया कि उसने मिसबिहेवियर करा है। अब यहाँ कहते ये बात प्रूव अभी तक हुई नहीं है, बट अब यहाँ पर गवर्नर जो इसको रिमूव तो तभी कर पाएंगे जब ये बात प्रूव होगी। एंड प्रूव होने के लिए तो स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी कर रही है। प्रूव इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है ना। तो जब तक कहते सुप्रीम कोर्ट की अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक कोई रिपोर्ट बन नहीं गई है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तब तक के लिए गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ये कह सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आ जाती रिपोर्ट, तब तक के लिए, मतलब जब तक इंक्वायरी कंटिन्यू है ना, तब तक के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तब तक आप अपने ऑफिस में जाकर के अपना काम नहीं कर सकते हो। समझ गए? सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली रिमूवल की बात करी गई है। तो सबसेक्शन 1 में हमने समझा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले मैटर जाता है, लेकिन सबसेक्शन 3 हमें बोलता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जब गवर्नर जी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर नहीं भेजते, वो डायरेक्टली खुद से ही क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। अब वो कौन कौन से मैटर्स हैं देखते हैं। नंबर 1,
मुझे एक बात बताओ, आप लोग यस और नो में आंसर दोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि जो पिंकू है ना वो लीगली बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया है, तो क्या यहाँ पर गवर्नर जी उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं? यस और नो? यस। नंबर 2, जो टॉमू है ना वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, बट ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है, करप्शन करते हुए पकड़ा गया है। एंड पता है ये ऑफेंस मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि वो इस ऑफेंस में कन्विक्टेड हो चुका है। पता है कि उसने ब्राइब लिया है या उसने करप्शन कर रहा है, क्या उसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा? यस। नंबर 3, जो टिंकू है ना वो कहते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, बट साथ साथ में ना एक एबीसी कंपनी है तो वहां पे भी काम करता है। पेड एम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगा डायरेक्टली? यस। या फिर अगर मान लीजिए जो टिंकू है, टिंकू क्या करता है फ्रेंड्स, यार वो ना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है बट अपना साइड बिजनेस भी चला रहा है, क्या डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा? यस। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो फ्रेंड्स भगवान ना करे लेकिन जो टॉमू है ना वो मेंटली मतलब ऐसा हो गया है या मान लो फिजिकली उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो काम करने के लायक नहीं रहा है, ठीक है, और ये बात एकदम क्लियर कट है, कोई प्रूफ निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्या इसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा? यस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर किसी पर्सन का जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका कहीं पर भी फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब उसमें हो सकता है गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रखा है, हो सकता है गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में पैसा लगा रखा है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आप लोग अब हाँ जी बिल्कुल डायरेक्टली रिमूव कर दिए जाओगे गवर्नर की तरफ से। तो ये वो कुछ मैटर्स थे जहाँ पे फिर गवर्नर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की बजाय खुद ही डायरेक्टली रिमूव आउट कर देते हैं पोजीशन से। चलो अब सबसेक्शन 4 की बात समझते हैं। सबसेक्शन 4 समझाने से पहले फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ सबसेक्शन 1 में क्या बोला था, क्या प्रूव होना चाहिए? मिसबिहेवियर प्रूव होना चाहिए, यही बोला था ना मैंने। तो अब सबसेक्शन 4 ये बताता है कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या। तो मिसबिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये है, कहते पिंकू, अगेन पिंकू क्या है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड स्टेट गवर्नमेंट के ही, क्योंकि हम स्टेट की पढ़ाई इस वक्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना इस वक्त यहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट के ही किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में उसका या तो पर्सनल इंटरेस्ट है या फाइनेंशियली इंटरेस्ट है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो अपनी स्टेट की सड़कें बनवा रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रिज बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पिंकू को भी प्रॉफिट मिलेगा, बीच में से कमीशन मिलेगा, तो ये सब क्या माना जाएगा, ये सब मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये बोला गया है सिंपली कि अगर जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, अगर इनका स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी अग्रीमेंट में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है या फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। क्योंकि आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि चाहे बात सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, अगर आप इस पोजीशन पर हो तो ऐसे कुछ काम है जो आप कर ही नहीं सकते हो, वो आपने प्रीवियस वीडियो में समझ ली है। आप कोई बिजनेस नहीं ओपन कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप एमएलए एमपी कुछ भी नहीं बन सकते हो, आपका कहीं और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई होप ये सेक्शन अच्छे से क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 18। फ्रेंड्स आपको याद है हमने एक वीडियो में ये भी समझा था, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहली वीडियो में यही समझा था कि ये लोग क्या करते हैं, हम सब भारतीय नागरिक हैं, हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यही तो वो ऑफिसर्स होते थे जिनके पास हम एप्लीकेशन देते थे, यही तो वो ऑफिसर्स हैं जो एप्लीकेशन रिसीव करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, राइट। लेकिन सोचिए अगर ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म ना करें तो क्या हमारे पास कंप्लेंट करने का राइट है? बिल्कुल है, लेकिन हम लोग कंप्लेंट करेंगे कहाँ पर? हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे, अब वो तो डिपेंड करते हैं ना मामला सेंट्रल या स्टेट का है, तो उस हिसाब से उस कमीशन में हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से मैटर्स हो जाते हैं जब हम कंप्लेंट कर सकते हैं? नंबर 1, अगर मैंने आपको अभी भी बोला कि हम लोग जो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इनको एप्लीकेशन देते हैं। मान लीजिए पिंकू है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मैंने उसको बोला कि मैं ये एप्लीकेशन ले लीजिए और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो बंदा भाई साहब मेरी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं कर रहा, वो कहता हमें आपकी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट करनी है। क्या यहाँ पर मेरे पास कंप्लेंट करने का राइट है? बोलो। बिल्कुल है। कि मतलब ये क्या बात बनी, अब एप्लीकेशन रिसीव करने से क्यों मना कर रहे हो? आपकी ड्यूटी है तो रिसीव करोगे एप्लीकेशन, बट वो मना कर रहा है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 2, अब आप लोग सोचिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी रोड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो आप लोगों ने आरटीए लगाई, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का, वो आपको बोले सॉरी भाई साहब हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। बुरा लगा ना आपको? हाँ, इंफॉर्मेशन तो चाहिए थी बट सामने वाला बंदा इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, अब आप क्या करोगे? हाँ जी, आप कमीशन में कंप्लेंट करोगे। नंबर 3, टाइम लिमिट आपने समझा था 30 डेज का होता है ना, लेकिन 30 डेज तो पूरे हो गए, मतलब जो भी टाइम लिमिट थी वो पूरी हो गई, बट आपको इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, आप कंप्लेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 4th पॉइंट यहाँ पर, आप ये भी जानते हो कि कुछ रीजनेबल फीस होती है एप्लीकेशन के साथ में जो आपको देनी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए 10 पेज की वो इंफॉर्मेशन थी, 10 पेज के आपसे मान लीजिए फीस बनती थी 50 रुपए बनती थी, मान करके चलिए, बट वो आपसे 50 रुपीज के बजाय 500 रुपीज मांग रहे हैं, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमसे अनरीजनेबल फीस मांगी जा रही है? बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। अगर आपने रोड कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन मांगी थी, आप लोग स्टूडेंट्स हो, चलो मान लो आपने एजुकेशन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको गलत दी जा रही है या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या आप कंप्लेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, और करनी भी चाहिए फिर कंप्लेंट, ठीक। नेक्स्ट, अदर प्रॉब्लम्स, ऐसे ही और भी आईटीआई के रिलेटेड कहते हैं जो भी एक एप्लीकेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कमीशंस में कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 क्लियर। बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। ये कहता है कि अगर वाकई में सच्ची में अगर जो एप्लीकेंट है उसका जो मुद्दा है, जो रीजन है कंप्लेंट करने का, वो एकदम तगड़ा रीजन है, सॉलिड रीजन है, तो फिर जो कमीशन है वो इंक्वायरी शुरू कर देगी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने कमीशन में कंप्लेंट करी और आपकी बात सुनते ही वो इंक्वायरी पे लग गई, नहीं, वो देखेंगे क्या जो कंप्लेंट करी है वो सच में कोई मुद्दा है भी, क्या सही में कोई बात बनती भी है। अगर आपने बोला कि हमको ये एजुकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो हमें प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, सॉलिड मुद्दा है ये, तो वो इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी कमीशन। क्लियर। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अब ये जो कमीशंस हैं जो कंप्लेंट रिसीव कर रहे हैं, देखा जाए तो एक तरह से ये लोग इन केसेस को हैंडल ही तो कर रहे हैं, है ना। आरटीआई के प्रॉब्लम के रिलेटेड केसेस को ये हैंडल ही तो कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ पावर्स भी तो होंगी। तो पावर्स क्या होंगी? सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होंगी। अब वो बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग विटनेस को बुला सकते हैं, कोई रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हो, है ना। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर उससे ये कमीशन किसी भी तरह का रिकॉर्ड मांगती है तो वो अथॉरिटी या वो डिपार्टमेंट मना नहीं कर सकते हैं। मान करके चलिए एक डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये जो कमीशन है उनसे एक रिकॉर्ड मांग रहा है एंड वो डिपार्टमेंट बोलता है कि सॉरी हम आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे क्योंकि हम ये रिकॉर्ड पब्लिक नहीं होने दे सकते। तो ये बहाना लगा करके कहते हैं आप कमीशन को रिकॉर्ड देने से मना नहीं कर पाओगे। कमीशन कहेगा तू चुप कर, पब्लिक करना है कि नहीं करना वो बात की बात है, तुझसे मैंने रिकॉर्ड मांगे ना तो मतलब मुझे देने पड़ेंगे रिकॉर्ड। क्यों? वो हम सबसेक्शन 3 में समझ गए,
क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स है। तो अब मान लो, क्योंकि हम सबसेक्शन 4 कहते हैं कि आपको रिकॉर्ड तो देने ही पड़ेंगे कमीशंस को, तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड दे दिए गए हैं क्योंकि पब्लिक कोई भी अथॉरिटी मना कर ही नहीं पाएगी। अब जब कमीशन के पास वो रिकॉर्ड आ गए, अब कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो देखेगा कि ये रिकॉर्ड सच्ची में सीक्रेट रखने लायक है या नहीं। अगर उसको लगता है कि बात सही है, इसको सीक्रेट ही इंफॉर्मेशन को रखना जरूरी है, तो वो रखेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए, तो वो देंगे। क्लियर ये पॉइंट? आई होप ये सेक्शन अच्छे से क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 19, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्ट के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए जो कि सिंपल लैंग्वेज में है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को सिंपल एंड स्मूथ बना सकते हैं, तो आप गिवन नंबर में मैसेज करके नोट्स बाय कर सकते हैं। एंड एक और बात, अगर आपको लेबर लॉ की वीडियोस का फुल एक्सेस चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लेबर लॉ वालों के लिए लेवल 1, CSF वालों के लिए लेवल 2 है। ठीक, मेंबरशिप के लेवल्स की बात कर रही थी मैं, तो वो उसमें कोई कंफ्यूज मत होना। आप लोग ज्वाइन बटन पे जा करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब ये सेक्शन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये बताया गया। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताई थी ना एक बात कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि ये आपने फीस देनी है, वो साथ में एक नोटिस भी भेजते हैं जिसमें वो क्या बताते हैं कि आपके पास अपील करने का भी हक है, आप अपील कर सकते हो, कब कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, वो ये भी बताता है। याद आया? कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी है ना, तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि मैंने ये भी बताया था आपको। तो उसी अपील के रिलेटेड अब हम लोग सेक्शन 19 में समझेंगे कि सबसे पहली अपील, फर्स्ट अपील कब और कैसे कर सकते हैं और कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसेक्शन 1 बोलता है कि पहली अपील, हम सब जानते हैं कि RTI एक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है तहत 30 डेज के विदिन मिलनी होती है। 30 डेज कंप्लीट हो गए, इंफॉर्मेशन ना मिली, तो आप अपील कर सकते हो। या फिर जिस भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जो भी डिसीजन लिया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको लगता है कि वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, या उनका जो भी डिसीजन है वो आपको सही नहीं लगा, डिसीजन इन द सेंस हो सकता है उन्होंने बोला है कि ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, उनका ये डिसीजन है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपको डिसीजन सही नहीं लगा, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील। और ये अपील होगी किसको, किसको दी जाएगी? अब ध्यान से सुनना, मान करके चलिए पिंकू, ये पिंकू है, ठीक है, ये जो पिंकू है ना, ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पिंकू के ऊपर ये टोमो है, उससे सीनियर रैंक का बंदा। तो पिंकू के ऊपर ये जो टोमो से सीनियर रैंक का पर्सन है ना, इस टोमो के पास कंप्लेंट होगी, मतलब अपील होगी, और इस टोमो को फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी बोला जाएगा। तो मेरे साथ जल्दी से रिपीट करिए कि पिंकू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, टोमो कौन है, जल्दी बोलो। हाँ जी, उससे सीनियर रैंक ऑफिसर है, तो कंप्लेंट किसको होगी? हाँ जी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर बैठे सीनियर रैंक वाले बंदे को। और इस सीनियर रैंक वाले बंदे को क्या बोला जाता है? फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी बोला जाता है, और इसी के पास फर्स्ट अपील होती है। और कितने टाइम के विदिन अपील की जाएगी? 30 डेज के विदिन। मान लीजिए 1 जून को एप्लीकेशन फाइल करी गई RTI की, ठीक, 30 जून को हमें पता है 30 डेज के बाद डिसीजन आना था, लेकिन कोई डिसीजन दिया ही नहीं गया। 30 डेज पूरे, अब 30 डेज के बाद राइट है कि 30 दिन के विदिन, अब 30 डेज जब ये कंप्लीट हो गए ना, तो 30 डेज का ही आपके पास टाइम है, आप अपील कर सकते हो। या मान लीजिए 1 जून को करा आपने एप्लीकेशन फाइल करी, 30 जून को इंफॉर्मेशन मिली, आधी अधूरी मिली, अब 1 जुलाई आ गई, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई, ये 30 डेज के विदिन आपके पास राइट है कि आप अपील कर सकते हो। क्लियर? लेकिन प्रोविजन बोलता है बाय चांस ये 30 डेज पूरे हो गए बट आपने कंप्लेंट 29 दिनों में करी ही नहीं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि इंफॉर्मेशन अधूरी मिली 30 जून को, तो अब आपके पास
1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का टाइम था, आप अपील कर सकते थे, लेकिन ये 30 डेज में आप अपील नहीं कर पाए। 30 दिन बीतने के बाद अपील कर रहे हो, तो क्या फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी आपकी अपील सुनेगा? सुनेगा, लेकिन तभी अगर आपके पास ये वैलिड रीजन है कि 30 दिन जो मेन टाइम पीरियड था ही, उसमें अपील क्यों नहीं कर पाए थे। अगर वैलिड रीजन है तभी डिले अलाउड है, अदरवाइज नॉट। क्लियर? सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 अब थर्ड पार्टी अपील के रिलेटेड बात करता है। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर भी यही मतलब है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। मान लीजिए आप जानते हो कि कई बार कोई बुक का पब्लिशर होता है, उसने अपनी क्या कहते हैं, जो उसकी पेटेंट वाली या उसकी कॉपीराइट वाली जो भी उसकी बुक है, कॉपीराइटेड बुक है, वो कॉपीराइटेड बुक कई बार उसने अपने डिपार्टमेंट में दी होती है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होती है, या फिर कुछ कंपनीज के बिजनेस सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में भी होते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कौन हूँ? मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ, आप हो बिजनेस ऑनर, ठीक है? आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो मेरे डिपार्टमेंट के पास में भी है। पिंकू को ये बात पता है, पिंकू मेरे पास आया कि मुझको ये इंफॉर्मेशन दे दो। रूल कहता है कि यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप वो थर्ड पार्टी हो, ठीक? मैं आपको बताऊंगी, आपके ऑब्जेक्शंस कंसीडर करूंगी, फिर ही डिसीजन लूंगी। अब हो सकता है कि मैंने क्या करा, आपसे बात ही नहीं करी, मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं पिंकू को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आपके कंपनी के जो भी बिजनेस सीक्रेट्स है वो मैं शेयर कर दूंगी। आपके पास अब यहाँ पे थर्ड पार्टी अपील करने का हक है। अब 30 डेज के भी दिन, जब मैंने ये बात डिसाइड कर ली ना, उस दिन से लेकर के 30 डेज के भी दिन अब आप लोग अपील कर सकते हो कि ऐसे कैसे ये हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है। समझ गए? या फिर मान लीजिए मुझे जब पिंकू ने बोला कि आपके कंपनी के जो भी वो ट्रेड सीक्रेट्स है बता दो, मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं बता सकती हूँ, आपने ऑब्जेक्शंस दिए। अब आपके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करने के बजाय मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि हाँ मैं तो बताऊंगी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी आप अपील कर सकते हो। तो इन शॉर्ट सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर थर्ड पार्टी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट है तो उसके पास भी अपील करने का राइट होता है 30 डेज के विद इन। क्लियर? अब हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास का कुछ इशू हुआ है, आप पहले अपने क्लास इंचार्ज से बात करते हो, वो हो गई फर्स्ट अपील। अगर जो भी आपकी क्लास इंचार्ज मैम और सर हैं उनसे बात नहीं सूझी तो सेकंड अपील कहाँ होगी? अब प्रिंसिपल सर और मैम के पास, राइट? ऐसे ही हमारी एग्जाम्पल में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन था? टोमू था। तो टोमू के पास फर्स्ट अपील हुई। अगर टोमू से मामला नहीं सुलझा, हो सकता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिया है, अपील करने वाला पर्सन उससे अनहैप्पी हो गया, उसको डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो आप वो सेकंड अपील कर सकता है। लेकिन सेकंड अपील कहाँ होगी, किसके पास होगी? वो होगी कमीशन के पास। जैसा कि हमने सेक्शन 18 में भी समझा था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, तो ये कमीशन के पास सेकंड अपील होगी। अगर फर्स्ट अपील में मैटर नहीं सॉल्व हुआ तो सेकंड अपील में फिर, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई बात है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रिलेटेड मैटर है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील होगी। तो जल्दी से बता दीजिए, फर्स्ट अपील किसके पास होती है? यस, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील किधर होती है? कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। कितने डेज के विद इन होगी कंप्लेंट? मतलब कमीशन के पास कितने दिन में? 90 डेज। ये याद रखना, जब हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की बात कर रहे थे तो 30 कितने दिन? हाँ, 30 डेज के विद इन हो रही थी अपील। जब मैं सेकंड अपील की बात कर रही हूँ तब कितने दिन? हाँ जी, 90 डेज के विद इन। मतलब मान लीजिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आ गया ना, तो आज अगर डिसीजन आया है तो आज से लेकर के 90 डेज के विद इन आप लोग कमीशन में अपील कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी सेम बात, अगर उन 90 डेज में आप कंप्लेंट नहीं कर पाए हो, बाद में कर रहे हो,
तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, वैलिड रीजन कि क्यों। सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। सबसेक्शन 4 अब थर्ड पार्टी हियरिंग की बात कर रहा है। थर्ड पार्टी हियरिंग की मतलब कि मान लीजिए अगर कमीशन के पास कोई इस तरह का अपील आई है जिसमें जो मैटर है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो थर्ड पार्टी को भी उसकी बात रखने का मौका देगी, अपॉर्चुनिटी देगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगेन मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आप लोग कौन हो? हाँ जी, आप तो बिजनेस ऑनर हो। एंड पिंकू मेरे पास आता है कि आपके जो क्या कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स है वो मुझे बता दीजिए। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने आपके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से कंसीडर करा। ठीक है, मैंने मना कर दिया। पिंकू को मेरा डिसीजन अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले पिंकू फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास गया। हो सकता है फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी ने बोल दिया कि सही बात है, क्यों वो तुमको उनके ट्रेड सीक्रेट्स बताए। पिंकू फिर अनहैप्पी हो गया, कहता यार इधर भी बात नहीं बनी। तो अब पिंकू किधर करेगा अपील? हाँ जी, उसने कर दी कमीशन में कंप्लेंट। अब क्योंकि ये मामला जो है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो यहाँ पर कमीशन खुद से डिसाइड नहीं करेगी। कमीशन पहले आपको मौका देगी कि आप ही के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, आप पहले अपनी बात रखिए, फिर आपकी बात को सुनने के बाद ही कमीशन भी डिसाइड करेगी कि इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं। क्लियर? बात करते हैं सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब अपनी बात को प्रूव करने का जो बोझ दिया गया है वो किसके कंधों पर है। मतलब कि अगर कमीशन में मैं हूँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं बोल रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन पिंकू को नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कमीशन के मतलब आप लोग कमीशन ऐसे समझो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने बोला था इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। मान लीजिए ये पिंकू है, ये भी आपके सामने खड़ा है, ये कहता है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब पिंकू के कंधों पर कोई बोझ नहीं है, उसके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि वो आपको आके बताए कि क्यों इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। नहीं, मेरे ऊपर बर्डन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर बर्डन है, उससे ये बात प्रूव करनी होगी कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए या उसने जो भी डिसीजन लिया है वो क्यों सही है। समझे ये बात? तो याद रखना जो एप्लीकेंट होता है ना उसके ऊपर ये बर्डन नहीं है अपनी बात को प्रूव करने का। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ अपील कर दिया है और डिसीजन का वेट करेगा वो अगला बंदा। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है कमीशन में, उसके ऊपर ये बर्डन है कि उसको ये साबित करना है कि उसका डिसीजन सही क्यों है। समझ गए ये बात भी? बाई चांस डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। अपील के डिसीजन के टाइम पीरियड की बात करी गई है कि कितने दिन के विद इन डिसीजन दिया जाएगा। अब अपील दो लोग करते हैं, कौन कौन? नंबर 1, जल्दी बताओ कौन कौन अपील कर सकते हैं? एक तो वही भारतीय नागरिक जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी। नंबर 2, कौन अपील करता है? हाँ जी, थर्ड पार्टी भी तो अपील करती है। तो चाहे 19 सेक्शन के सबसेक्शन 1 के तहत हम भारतीय नागरिक अपील कर रहे हैं या सबसेक्शन 2 के तहत थर्ड पार्टी अपील कर रही है, जो भी जिसने भी अपील करा है डिसीजन 30 डेज के विद इन दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार जो केसेस होते हैं कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 30 डेज के विद इन आप नहीं डिसीजन दे सकते हो तो ठीक है ना, एक्स्ट्रा दिन ले सकते हो, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल सुन लीजिए। मान लीजिए कमीशन के पास ही मैटर गया था, कमीशन ने जो डिसीजन है वो 30 डेज में दिया, बोलो राइट और रॉन्ग? सही है, ठीक। कमीशन ने अपना जो डिसीजन है वो 42 डेज के विद इन दिया, 42 डेज के बाद मतलब दिया, ठीक है? ठीक है। कमीशन ने जो अपना डिसीजन है वो 50 डेज के बाद दिया, ठीक है? नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि 45 डेज से ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हो। हम इसके सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। सबसेक्शन 7 यहाँ पे ये बोलता है कि CIC या SIC, मतलब आप समझ रहे हो ना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल, ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब सेकंड अपील हुई इन लोगों के पास मैटर गया, इन लोगों ने अब कहते हैं जो भी डिसीजन लेंगे ना वो फिर फाइनल माना जाएगा।
और एप्लीकेंट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दोनों को वो जो भी डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। क्लियर। सबसेक्शन 8 की बात करते हैं। सबसेक्शन 8 यहाँ पे बोलता है कि CIC या SIC जब वो अपील जो भी हुई है उसको डिसाइड उन्होंने करा है ना, तो वो कुछ स्टेप्स लेने का ऑर्डर दे सकती है। मतलब वो कुछ चीजें हैं जो ऑर्डर दे सकती है पब्लिक अथॉरिटी को कि ऐसा करिए। क्या क्या कह सकती है? नंबर ए पॉइंट की पहले बात करते हैं। वो पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकती है कि RTI एप्लीकेशन के दौरान आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। नंबर 2 वो कह सकती है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिस में यार कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही अपॉइंटेड नहीं है। जब वो ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं है तो RTI की एप्लीकेशंस कौन रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पर इसीलिए फिर ये कमीशन ये भी बोल सकती है पब्लिक अथॉरिटीज को कि चलिए अपने ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए। ठीक। थर्ड पॉइंट बोलता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिक वेबसाइट्स, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स वगैरह होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन तो पब्लिक होनी जरूरी है, चलिए इन्हें पब्लिश करिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहते हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज को कमीशन ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, देखो जब रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन ही नहीं होंगे तो अब क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे? इसलिए यहाँ पे इनको ये ऑर्डर मिल सकता है कि जो भी रिकॉर्ड्स है ना प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि जो भी RTI की रिलेटेड बातें हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। तभी उन्हें पता होगा ना कि कैसे एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, उनको तभी पता होगा ना कि नोटिस भी भेजना होता है, साथ में ये भी बताना होता है कि इतनी आपको फीस देनी है या एक्स्ट्रा फीस क्यों ली जा रही है, या अपील कर सकते हो कि आपको ये सब भी बताना होता है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी होती है, अगर बात थर्ड पार्टी की हो तो उसको भी पूछते हैं। ये सब अब ट्रेनिंग दोगे तभी अगले बंदे को भी तो पता चलेगा ना, तो कहते हैं उसको अच्छे से ट्रेन करो। नेक्स्ट पॉइंट एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पर कहते हैं ये जो कमीशन है ये एनुअल रिपोर्ट्स भी मंगवा सकती है इनसे, पब्लिक अथॉरिटीज से। तो ए पॉइंट क्लियर कि ये कुछ बातें हैं जिनका ऑर्डर दे सकती है कमीशन पब्लिक अथॉरिटीज को कि ऐसा करिए, और उन लोगों को फिर वो ऑर्डर मानना भी पड़ता है। बी पॉइंट कहता है कंपनसेशन। फ्रेंड्स मान लीजिए पिंकू ने RTI अप्लाई करा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, उसकी गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में कहते हैं पिंकू को फाइनेंशियली लॉस हो गया। अब लॉस तो होगा ना, अगले बंदे ने आपको फीस प्रोवाइड करी है, जो भी आपके PDF बनाने का या फाइल्स बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था उसने वो भी पे करा है, और बाद में पता चलता है इंफॉर्मेशन तो गलत ही थी, तो अगले को तो फाइनेंशियली लॉस हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर किसी भी एप्लीकेंट को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वजह से कोई भी फाइनेंशियली लॉस होता है तो कमीशन ऑर्डर दे सकते हैं कि कंपनसेशन प्रोवाइड करिए। ठीक है, ये भी क्लियर पॉइंट। सी पॉइंट बात करता है पेनल्टी के रिलेटेड। नो डाउट पेनल्टी लगनी चाहिए। अगर कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कुछ भी मतलब अपनी पोजीशन में गलत फायदा उठा रहा है, तो उसको पेनल्टी लगेगी। हम डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट बात करता है कि जो कमीशन है ना फ्रेंड्स, वो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए उसको रिजेक्ट कर सकती है। हाँ जी, अब तक तो हमने यही समझा था ना ये सभी पॉइंट्स में कि पब्लिक अथॉरिटीज को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कमीशन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर सकती है। वो क्यों करेगी, आपको क्या लगता है, जरा सोचो। हाँ, वो तब कर सकती है अगर उसको ये लगता है कि जो RTI में अप्लाई करा गया जिस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, वो इंफॉर्मेशन RTI के तहत यहाँ तो प्रोवाइड की ही नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल आप जानते हो इंडिया की कोई भी ऐसी बात जो इंडिया की यूनिटी को खराब करे या सिक्योरिटी पे कोई भी आ जाने पाए, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। क्लियर। अब सबसेक्शन 9 की बात करते हैं। ये कहता है कि कमीशन ने जो भी डिसीजन लिया है, हम सब अभी अच्छे से समझ गए कि 30 डेज के विद इन कमीशन को अपना डिसीजन देना होता है। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है तो 45 डेज, राइट। चलो 30 डेज के बाद या 45 डेज के बाद जब भी डिसीजन दिया है तो ये डिसीजन जो कमीशन है
वो एप्लीकेंट को एंड जो भी पब्लिक अथॉरिटी है दोनों को नोटिफाई करती है। ठीक है, मतलब दोनों को बताते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है। अब हम इसके सबसेक्शन 10 की बात करते हैं। सबसेक्शन 10 बोलता है कि जो भी कमीशन अपील के लिए कुछ प्रोसीजर तो फॉलो करेगा ना, बोलो यस और नो। यस, तो वो जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा, कहते हैं वो वही प्रोसीजर फॉलो करता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को ही फॉलो करते हुए अपनी अपील को, पूरे प्रोसीजर को करता है। ठीक है, सो आई होप ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 में फ्रेंड्स अब बोला गया है कि जो भी ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, ये लोग क्या है, PIO, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कोई भी गलती है जो कि उसने कहीं ना कहीं जानबूझकर ही करी है, तो लगता है कि वाकई में इसने सच्ची में गलती करी है, मतलब उसकी जो मिस्टेक है वो वैलिड है, सही में उसने गलती करी है, तो उसको पेनल्टी लगा सकते हैं। ये तो आप समझ गए हो ना कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या ही मिस्टेक कर सकता है। हो सकता है कि जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन वाली जो एप्लीकेशन है वो मतलब नहीं रिसीव कर रहा है, वो सबमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ये सब जो भी है उसने जानबूझकर ही करा है। ठीक, तो ये जानबूझकर इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, जो कमीशन है ना, कहते उस पर पेनल्टी लगाएगी ₹250 पर डे। पर डे का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ, पिंकू आता है मेरे को एप्लीकेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उसकी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो जब तक मैं ये मिस्टेक कंटिन्यू कर रही हूँ, जब तक एप्लीकेशन रिसीव नहीं करूंगी, तब तक हर उस दिन तक मुझे 250 रुपये क्या है पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती रहेगी। जब एप्लीकेशन रिसीव करूंगी तब जाके ये पेनल्टी से पीछा छूटेगा। या ऐसे मान लीजिए मैंने पिंकू को इन्फॉर्मेशन जो दी वो मैंने फॉल्स प्रोवाइड करी, तो जब तक अब मैं सही इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड नहीं कर देती तब तक फिर वो पर डे के हिसाब से 250 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? लेकिन जो ये मैक्सिमम पेनल्टी है वो 25,000 से रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं पिंकू की जो एप्लीकेशन है वो रिसीव ही नहीं कर रही हूँ, दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, टोटल 30,000 का ही फाइन बन गया। ना ना ना, मैं 30,000 पे नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपीज तक की है। तो समझे आप, पर डे 250 रुपीज देने पड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती को कहते सुधार नहीं लेते हो। लेकिन वो पर डे का पैसा देते देते भी मैक्सिमम 25,000 रुपीज, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बट पेनल्टी। क्लियर? अब इसमें फर्स्ट प्रोविजन क्या बात करता है, वो कहता है कि मुझे पेनल्टी लगाने से पहले अगर मान लीजिए मैंने पिंकू को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया है एंड मेरे को पेनल्टी लगाने चली है ये कमीशन, तो ऐसे सीधा पेनल्टी नहीं लग जाएगी। पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा कि क्यों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। समझ गए? तो पेनल्टी लगाने से पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उसकी बात रखने का मौका दिया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रोविजन की। यहाँ पर CIC या SIC के सामने भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है अगेन वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर ही है। मतलब कि आप लोग इंफॉर्मेशन कमीशन हो, मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ, ये पिंकू कौन है, ये एप्लीकेंट है, मैं इसको एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो आपके सामने ये पिंकू प्रूव नहीं करेगा कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर, नहीं, मैं अपनी बात यहाँ पे रखूंगी कि मैं एप्लीकेशन रिसीव क्यों नहीं कर रही हूँ। तो अगेन चाहे कोई भी बात आ जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ, अपनी बात प्रूव करने का जो बोझ रहेगा वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर रहेगा, एप्लीकेंट के ऊपर नहीं। सबसेक्शन 1 क्लियर? बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 बात करते हैं यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग की। अब इसका क्या मतलब है, पहले देसी लैंग्वेज वाली एग्जाम्पल हो जाए। चलो, यहाँ पर YouTube प्लेटफॉर्म है मेरा, राइट? तो YouTube की अपनी कुछ पॉलिसीज है। वैसे तो कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद ही अकेली हूँ। अगर मान लीजिए कोई स्टाफ है, टोमू, ठीक, टोमू ने अगर कोई मिस्टेक करी है तो YouTube वाले उसको पेनल्टी लगा रहे हैं, YouTube वालों ने मान लो उसको पेनल्टी लगा दी है। ये था सबसेक्शन 1 में, हमने समझ लिया। सबसेक्शन 2 में YouTube वालों ने उसे खुद पेनल्टी लगाने के साथ साथ, क्योंकि वो मेरे चैनल का स्टाफ है,
तो मुझे बोल दिया अब आप भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, अपने स्टाफ को जरा सुधार लीजिए। अब मैं पूरी पहले तहकीकात करूंगी कि क्या गलती करी थी मेरे इस स्टाफ टॉमू ने, जो भी गलती करी थी फिर उसको उसकी इंक्वायरी करने के बाद किसने क्या गलती करी थी, क्या हो गया था। फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि अब टॉमू को मैंने हटाना है काम से, या उसकी सैलरी कट करनी है, या इंक्रीमेंट रोकना है, या वार्निंग देनी है, क्या करना है। ये हो गया डिसिप्लिनरी एक्शन। समझे। अब आ जाओ इस मुद्दे पर। यहाँ पर अगर मान लीजिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आप जानते हो ना हर डिपार्टमेंट अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके अपने कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। अगर मैं चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही बात करती हूँ, मान लीजिए अब यहाँ पर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने क्या करा है कि कोई गलती करी है जिसकी वजह से उसको इंफॉर्मेशन कमीशन ने पेनल्टी लगा दी थी, जो कि सबसेक्शन 1 के तहत चलो लग गई पेनल्टी। सबसेक्शन 2 के तहत अब ये कमीशन, क्योंकि मान लो उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो वो मुझे उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं, क्यों डिपार्टमेंट वालों, आपका ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना गलतियां कर रहा है, इसके ऊपर जरा एक्शन ले लीजिए। अब वो डिपार्टमेंट अपने तरीके से इंक्वायरी करेगा कि उनका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या गलतियां कर रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। फिर वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर, वो उसको वार्निंग देना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं, या जॉब से निकाल ही देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए। तो सबसेक्शन 1 के तहत कमीशन पेनल्टी लगा रहा था, सबसेक्शन 2 के तहत वो जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। समझ गए ये पॉइंट सब अच्छे से। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर इस एक्ट के आपको क्विक रिवीजन सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए तो आप गिवन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एंड वीडियोस के फुल एक्सेस के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।